एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सब्जेक्ट लेके आया हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। तो इस आज आज हम इस लेक्चर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ये 11 का फर्स्ट चैप्टर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग ज्यादा इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। हाँ, पर इसको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमारे फिजिक्स में इसको सोसाइटी से क्या रिलेशन है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इस सारे अगर क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इसी चैप्टर में मिलता है। 11th में फिजिक्स में क्या पढ़ना है, 12th में फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्लियर है। हमें फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, सारे चीजें को आपको आंसर इसमें मिलने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और ऑलरेडी मैं मैथ का लेक्चर इस चैनल पे डाल रहा हूँ। ये आपका चैनल का नाम है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके या गूगल में जाके मैथ बाय सुबोध गुप्ता, आपको मेरी चैनल मिल जाएगी और वहां से आप सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये जो लेक्चर होने वाली है, क्लियर है, ये जो मैं जो बोलूंगा वो हिंदी मीडियम में, हिंदी में रहेगा, क्लियर है। दूसरी बात, ये जो लेक्चर है उनके लिए है जो कोई बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहा हो या जेई का तैयारी कर रहा हो। अब जेई में दो चीज आते हैं, मेंस एंड एडवांस, क्लियर है। अब या कोई अदर मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उन सारे के लिए है ये जो लेक्चर। और ये जो है लेक्चर आपको उनके लिए भी है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट ना हो। हाँ, चौथी बात आपको बता दे रहे हैं, जो हमारा नोट्स रहने वाला है यहाँ पर इस क्लास में, जो नोट्स लिखेंगे वो इंग्लिश में रहने वाली है, क्लियर है। तो ये पैटर्न है हमारा जो लेवल होने वाला है पढ़ाने का, बेसिक्स टू एडवांस। तो आप लोग मेरे साथ साथ जो भी चीज बोला जाता है एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाना है। जब तक लेक्चर चलेगी आप अपने मोबाइल को साइलेंट रखिए, क्लियर है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो हो सके तो अपने मोबाइल को दूर रखिए अपने से, क्योंकि आपको डिस्ट्रक्शन नहीं रखना है। जैसे आप एक तरह से इसको आप ऑनलाइन क्लास नहीं समझना, इसको ऑफलाइन क्लास की तरह लेना है। और आप जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पे, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और जो क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको खुद से सोल्व करना है, क्लियर है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, चाहे नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जाकर वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। यह सही तरीका है पढ़ने का, क्लियर है आप लोगों को। तो अगर आप उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो, हाँ, तो आपको अगर कोई नोट्स हो या कोई डाउट हो या कुछ भी इंक्वायरी हो आप पूछना चाहते हैं, उसकी उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया हुआ है, ऑन टेलीग्राम, क्लियर है। या आपको मेरे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। किसी भी एक सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और इस ग्रुप पे ज्वाइन होके आप नोट्स, कोई भी नोट्स हो जो क्लास में जो कराए जाते हैं उसका हैंड रिटन नोट्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में मैं असाइनमेंट भी डाल दिया करूंगा। आप उसको सोल्व कर सकते हैं और आप डिस्कशन भी अपने मतलब वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके साथ कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, इंक्वायरी हो, पूछ सकते हैं। वहाँ मैं भी रहूंगा। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प होगा तो मैं भी वहाँ पे आपको सोल्व कर दिया करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपको और कोई चीज की जानकारी लेनी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे सोशल मीडिया पर पिन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स जो है वर्ड ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्रीक में नेचर। फिजिक्स का मतलब होता है ग्रीक वर्ड। फिजिक्स जो है ग्रीक लेटर से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? ग्रीक में नेचर होता है। और फिजिक्स का मतलब संस्कृत में भौतिकी होता है। संस्कृत में क्या होता है? भौतिकी। फिजिक्स जो वर्ड है ग्रीक में उसका मतलब होता है नेचर, और संस्कृत में उसका मतलब क्या होता है फिजिक्स का? भौतिकी। क्लियर है? फिजिक्स जो है एक ही, आप फिजिक्स का डेफिनेशन समझ लीजिए। हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं लॉ ऑफ नेचर। क्या स्टडी करते हैं फिजिक्स का? फिजिक्स का डेफिनेशन है कि हम लोग टू स्टडी लॉ ऑफ नेचर। क्लियर है? दिस इज फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अगर एग्जाम में तो खैर पूछता नहीं है, और एग्जाम में अगर पूछता है तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? फिजिक्स सिंपल वे में फिजिक्स क्या है? टू स्टडी लॉ ऑफ नेचर। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके दायरे में हम लोग रहते हैं, अपना जिंदगी यहाँ पर निभाते हैं। कोई भी इंडिया में अगर रहना चाहेगा उसी के दायरे में रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर इस वर्ल्ड को, इस नेचर को समझना है, इस यूनिवर्स को समझना है, तो हमको लॉ ऑफ फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? वो जैसे इंडिया का लॉ जो है वो लागू नहीं होगा यूक्रेन में, लागू नहीं होगा रसिया में, लागू नहीं होगा यूएसए में, अमेरिका में, इस सब जगह पे लागू नहीं होगा, सिर्फ इंडिया में लागू होगा। पर लॉ ऑफ फिजिक्स आप कहीं इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, इंडिया, रसिया, अमेरिका, कहीं भी चले जाए, सभी जगह आपको लागू होगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इस प्लानेट से दूसरे प्लानेट पे भी जाते हैं तो अभी आपको चेंज नहीं दिखेगी। क्लियर है? लॉ ऑफ फिजिक्स वैलिड रहेगा वहां पे। तो इसीलिए आपको लॉ ऑफ फिजिक्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है? टू स्टडी लॉज ऑफ नेचर, दैट इज फिजिक्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे हम लोग फिजिक्स में इंटरेक्ट करेंगे मैटर के साथ, एनर्जी के साथ। क्लियर है? उनके साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद मैटर, एनर्जी, फोर्स, इस सारी की चीज के यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का भी स्टडी होने वाला है। तो ये दो और डेफिनेशन है फिजिक्स का, ये किताब में आपको मिल जाएंगे और नेट पर भी अवेलेबल है। ये सब डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बट सिंपल और एक लाइन में जो आंसर है, लॉ ऑफ नेचर जो हम स्टडी करेंगे उसी को फिजिक्स बोलेंगे। क्लियर है? देखिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, जिस तरह से ये चेस है, क्लियर है? चेस में दो प्लेयर खेलता है। चेस जो है दो प्लेयर खेलता है। एक मान लेते हैं यहाँ पे, एक प्लेयर, प्लेयर वन है, ये प्लेयर P1, और ये प्लेयर P2 है। क्लियर है? P1 एंड P2 ये दो प्लेयर है और ये दोनों चेस खेल रहे हैं।
और मान लीजिए यहाँ पर कोई है जो देख रहा है, गेम को क्या कर रहा है, देख रहा है ये। पर इन इनमें से इनको गेम जो देख रहे हैं ये लोग, क्लियर है, इनको बेसिक्स नॉलेज है चेस का। तो जब ये लोग प्ले करेंगे चेस, देखिए अगर जो कोई चेस चेस नहीं खेलते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जैसे मुझे भी ज्यादा उतना नॉलेज तो नहीं है इस गोटी के बारे में, पर मैं चेस खेलता हूँ, पर लोकल लैंग्वेज में जो इन गोटी सबका नाम है वो मैं बता रहा हूँ। इनको हम लोग बोलते हैं हाथी, क्लियर है, इसको घोड़ा, इसको ऊंट बोलते हैं, क्लियर, ये मंत्री है, ये राजा है, ये फिर वही ऊंट, घोड़ा, हाथी। यानी मंत्री और राजा एक एक होते हैं। एक व्हाइट के पास होगा, एक मंत्री व्हाइट के पास होगा, एक मंत्री ब्लैक के पास होगा, एक राजा व्हाइट के पास होगा, एक राजा ब्लैक के पास होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हाथी के सामने हाथी पीछे में है, घोड़ा के सामने यहाँ पर भी घोड़ा है, ऊंट के सामने ऊंट है, मंत्री के सामने मंत्री है, राजा के सामने राजा है, और फिर ऊंट के सामने ऊंट, घोड़ा के सामने घोड़ा, हाथी के सामने हाथी। अब ये जो आगे वाले रो में जो है, क्लियर, आगे वाले जो रो में दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है पियादा, जिसको इंग्लिश में पवन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इनका नाम तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर लोकल लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है वो मुझे याद है, तो माइंड मत कीजिएगा आप लोग। इसको क्या बोलते हैं, पवन यानी प्यादा बोलते हैं इसको। ये सभी 8 प्यादे होते हैं, और 8 प्यादे इनके पास भी होते हैं। तो जब आपका अगर आपको इसके बेसिक्स नॉलेज हो, इस गेम का बेसिक्स रूल पता हो, तो अगर आप ये दोनों अगर मान लो P1 और P2 खेलते हैं, तो आप इसका जो मूव होगा वो आप गेस कर सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसको इसका मूव अपना नियम बना सकते हैं, ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ ये कैसे खेला जाता है। एनीवे, जो ये प्यादा है, ये फर्स्ट टाइम दो घर मूव करते हैं, 1 एंड 2, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, और एक भी मूव कर सकते हैं, अब 2 आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये मूव करते हैं। ये जो है, ये आपको स्ट्रेट या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, अगर इधर घर है तो इधर भी जाएगा ये, पर इधर अभी ये चेस्ट के लास्ट, ये बोर्ड के लास्ट में है तो इधर नहीं जाएगा। मान फॉर सपोज यहाँ पे अवेलेबल है ये, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और इधर भी जाएगा, और इधर भी जाएगा, क्लियर है। तो ये सबका अलग अलग रूल है। तो ये चलने का मतलब मूव है, इसका चलने का जो तरीका है ये अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका क्या रिलेशन है सर फिजिक्स के साथ, आप ये क्यों बता रहे हो, हम मैं वही वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जिस तरह से आप इसका अगर बेसिक्स नॉलेज हो और P1 P2 खेल रहे हैं, तो आप इसका अगला मूव क्या होने वाला है आप उसको गेस कर सकते हैं, क्लियर है। उसी तरह जो हम सेम जिस तरह से हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में, हमारा यूनिवर्स में अगर डेली घटना जो घट रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो अगली घटना को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी आप समझ पा रहे, आप जो डेली की घटना को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको आने वाली अगली घटना के बारे में बता सकते हैं, यानी फ्यूचर बता सकते हैं आप। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर लॉ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लॉ ऑफ फिजिक्स का बेसिक्स लॉ आप जान रहे हैं, तो आप फ्यूचर बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको। जिस तरह से आप इसका आप नेक्स्ट मूव, अगर ये प्लेयर दोनों खेल रहा है, आप उनका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप बेसिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स जानते हैं, तो आप फ्यूचर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पर जाए, आपके पास एक मोबाइल फोन है, क्लियर है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, तो आप इसका फ्यूचर बता सकते हैं। अगर आप इसको जोर से जमीन पे पटकते हैं किसी ठोस चीज पे, तो इसका फ्यूचर बता सकते हैं कि इसका इसका क्या कंडीशन होने वाला है। पार्ट बाई पार्ट टूट जाएगा, डिस्प्ले टूट जाएगा, सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। बहुत जोर से पटक दिए तो कितने टुकड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्लियर है, काउंट करने में भी मुश्किल होगा।
तो ये हम क्या एक्चुअली में पटक के देखेंगे? नहीं। समझ रहे हैं? हम एक्चुअली में पटक के नहीं देखेंगे, हम इसका पता लॉ ऑफ फिजिक्स हमें पता है, तो ये पता चल जाएगा कि कितना इम्पैक्टफुल, और हम नीचे पटक रहे हैं किसी ठोस चीज पे, तो कितना इम्पैक्ट जनरेट करेगा, और इससे हम इसका कैलकुलेट कर पाएंगे, इसका ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से हम इसका फ्यूचर पता है कि अगर हम इसको पटकेंगे तो टूट जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पेन को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा? इस पेन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? नीचे आएगा। फ्यूचर पता है कि ये नीचे आएगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा? नहीं, हम बोलेंगे ये नीचे आएगा। ये क्यों? क्योंकि हमें, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स का लॉ नहीं जान रहे हैं, वो भी बताएंगे कि नीचे आ रहा है, पर उनको क्या है, वो देख रहे हैं डेली लाइफ में, वो देख रहे हैं कि हम अगर कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है, और वो इसका रीजन एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका एक रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है। जी इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और M1 M2 जो दो मास है, और आर जो है डिस्टेंस बिटवीन दो मास। जैसे एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, ये मान लीजिए M1 है और M2 है, तो ये मास जो M1 है, M1 जो अपने M2 को अपने तरफ खींचेगा, और M1 भी M2 भी M1 को अपने तरफ खींचेगा। दोनों को एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, F इक्वल टू G इंटू M1 M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इतनी को फिजिक्स बोलेंगे हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है फिजिक्स। आपको जैसे अगर फिजिक्स डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर लॉ, तो आपको इस ग्रेविटेशनल लॉ से आप बहुत कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्थ के चारों तरफ मून का रोटेट करना, हमारे अर्थ के चारों तरफ अदर प्लैनेट जो है उसको रोटेट करना, ये सारे ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ये सारे चीज एक लॉ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? तो फिजिक्स लॉ ऑफ नेचर मतलब इतना है ना कि सर हम पेड़ पौधे के बारे में जानकारी नहीं। लॉ ऑफ नेचर उतना ही नहीं है, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं वो, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो मून रोटेट कर रहा है वो, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो प्लैनेट रोटेट कर रहा है वो, ये जो दिन हो रहा है वो, ये रात का होना वो, जो समुद्र में लहरें उठ रही है वो, ये जो झरना गिर रही है, पानी जो पहाड़ से नीचे गिर रही है वो, ये सारे चीज पॉसिबल है एक चीज से, मतलब फिजिक्स के लॉ से स्टडी करना, समझना। इस सारे को स्टडी करते हैं, उसी को लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ फिजिक्स। इस सन का जो लाइट है जो धरती पे आ रहा है वो, ये मतलब ये बल्ब का ग्लो करना, ये भी एक लॉ ऑफ फिजिक्स है। क्लियर है? ये सारे चीज डिफाइन करता है फिजिक्स। तो सर ये फिजिक्स भगवान से बड़ा है क्या? नहीं, ये हम तो डिस्कशन करने नहीं आए हैं आज के क्लास में। क्लियर है? भगवान अपनी जगह है, फिजिक्स अपनी जगह है। हमने हमने इस सारे चीज जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके मैंने ये चीज बनाया है, इस लॉ को बनाया गया है। क्लियर है? ऑलरेडी ये लोग एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसको ऑब्जर्व कर करके हम लोग एक लॉ डिफाइन करते गए हैं, और इससे इस लॉ को, इस सारे लॉ को हम लोग एक ब्रांच ऑफ साइंस के अंडर पढ़ते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं फिजिक्स। क्लियर है? समझ में आया फिजिक्स किसे बोलेंगे? तब फूलों का खिलना क्या है, उसको भी फिजिक्स बोलेंगे? हाँ, फूलों का खिलना, रोड पे जो इंजन चल रही है, गाड़ी चल रही है वो, आपकी बाइक जो चल रही है वो, आप जो आपके ट्रैक्टर जो खेत जोत रहे हैं वो, क्लियर है? वो सारे फिजिक्स है, सारे। तो अब और कुछ बताओ सर, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है फिजिक्स में। हाँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम आज की क्लास में वही चीज देखने वाले कि फिजिक्स जो हमारा सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को क्या क्या दे रहा है, सारे चीज हम देखेंगे। आप जो हमें देख रहे हैं, हम कहीं और बैठ के पढ़ा रहे हैं, और आप कहीं और है और हमें आप देख रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या हमने कभी, आप कभी सोचिए, जो यहाँ से सन का जो डिस्टेंस है वो इंसान ने पता लगाया, क्या इंची टेप से यहाँ से सन का दूरी ना पाए?
क्या आप सोच पा रहे हो? तो यहाँ से सन का जो डिस्टेंस मेजर हुआ है, क्या हमने इंची टेप ले जाकर मेजर किया है? नहीं, लॉ ऑफ फिजिक्स से हम लोग मेजर किए हुए हैं। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, क्या हम लोग उसको एक्चुअली में रेडियस अंदर खोद कर वहां तक जाके सेंटर तक जाके हम लोग मेजर किए? नहीं, ये सारे फिजिक्स का देन है, लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लियर है? तो फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? सर ये सारे चीजें हमको 5-6 साल पढ़ना है, 5-6 साल में पढ़ेंगे? नहीं, ये सारे चीजें हमको 2 साल में पढ़नी है, 5-6 साल में नहीं पढ़नी है। सारे इतना सारा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ना सर इतना जल्दी। हाँ, हम पढ़ाएंगे ना आपको। सर इतना टफ ये सारी चीजें, इसरो बहुत सारे सब टफ होता है सर। टफ होता नहीं है, आपको टफ बनाया गया हुआ है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, हम आपको इजी करके देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको इस सारे सब्जेक्ट को इजी करके देंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। हमारा जो फिजिक्स का दो ही प्रिंसिपल है, एक यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शन। सर यूनिफिकेशन रिडक्शन ये क्या है? देखियो, यूनिफिकेशन मतलब ये होता है एक लॉ से, यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू स्टडी वन लॉ टू अंडरस्टैंड ए मैक्सिमम। मतलब क्या है, हमें एक लॉ से मैक्सिमम चीज को एनालिसिस करना, मैक्सिमम चीज के बारे में पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे अभी मैंने बताया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G इक्वल टू m1 इंटू m2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा, 10th से पहले ये चीज आपको पढ़ लिए होंगे, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब एक्चुअली में इसको बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? तो ये न्यूटन साहब ने दिए हुए हैं। इस लॉ से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? जो मून जो हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, मून रोटेट अराउंड आवर अर्थ। ये जो कोई भी चीज, पेन या कोई भी चीज हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, उसका भी उसका भी आंसर इस लॉ से हम समझ सकते हैं, इस लॉ को थ्रू, यानी फ्री फॉल ऑफ पार्टिकल। यानी झरना जो गिर रहा है, वो पानी ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो, क्लियर है? बारिश जो आ रहा है, बारिश का बूंदे जो गिर रही है, वो उस सारे चीज हम लोग इसके थ्रू, ये सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, वो इस सारे चीज एक लॉ से हम लोग पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, अपने हाथ को लेते हैं और अपने दोनों हाथ को इस तरह से रब करते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपका जो हैंड है गर्म हो रही है। क्लियर है? गर्म हो रही है। क्या हम इस अब हम क्या करते हैं, अपने हैंड को मोमबत्ती पे रख देते हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या मेरे हाथ इस तरह मूव करने लगेंगे? मूव करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक गए और पेड़ से एक टहनी तोड़ लिया, मैंने टहनी तोड़ लिया, और क्या मैं उसी जितना झटका, ऐसे जिस तरह से झटका देकर मैंने टहनी तोड़ा, क्या मैं फिर से उतना ही झटका से उस पर जोर से मारूंगा तो क्या ये टहनी फिर से उसमें जुड़ जाएगी? ये पेड़ का डाली उसमें उस पेड़ में जुड़ जाएगी? नहीं। तो ये जो हो रही, एक तरफ प्रोसेस हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही है। क्लियर है? एक तरफ हो रही है पर एक तरफ नहीं हो रही है। ये भी एक लॉ के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, उस लॉ का नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये सर आप बोले तो मैंने मान लिया कि ये पढ़े हुए हैं, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर तो अब मैं चलता हूँ, क्लास खत्म, बंद करो सर, ये हमारे बस की नहीं। बहुत इजी है, हम आपको बताएंगे।
मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। इस ये लॉ का हम आपको बताते हैं, ये लॉ आपको क्या क्या सोल्व करा है। हीट इंजन, सर हीट इंजन क्या है? थोड़ा जो आपके जो बाइक जो चला रहे हैं आप, जो ये कार चल रही है, ये जो ट्रेन चल रही है, जो रॉकेट जो हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, जो एरोप्लेन है, ये सारे हीट इंजन पे वर्क कर रही है। थर्मो पावर प्लांट, ये सारे हीट इंजन पे है। क्लियर है? तो ये हीट, एक लॉ, ये जो लॉ एक डिस्कवर हुआ, उस लॉ से ये सारे पॉसिबल है। इसमें हम लोग एक्चुअली फ्लूइड क्या स्टडी करते हैं, इस लॉ में हमें फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो कैसे, सब इतना डेप्थ में मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं है, उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग, और इजी तरीके से पढ़ेंगे। ये सारे पॉसिबल है हीट इंजन के थ्रू। समझ पा रहे हैं आप? हीट इंजन एक लॉ से इतना सारे चीजें आप कर सकते हैं। इसी को बोल रहे हैं यूनिफिकेशन। मतलब बहुत सारे पहेलियां, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पहेलियां, यानी बहुत सारे अलग अलग चीजों को एक लॉ से पढ़ लेना, एक लॉ से हम लोग उसके बारे में जान लेना, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। चलिए सर, यूनिफिकेशन तो समझ गए। अब ये एक और जो बहुत ही वाहियात वर्ड जो आपने यूज किया है, रिडक्शन, वो क्या है? वो भी देखिए, ये जो है लार्ज सिस्टम टू टू स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम बाय पार्ट एंड पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, ज्यादा ये सही रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। मतलब बहुत बड़े बड़े सिस्टम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग पार्ट कर करके स्टडी करेंगे, उसी को रिडक्शन बोलते हैं। और उसको स्टडी करेंगे ही नहीं, उसका उसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम समझ गए, उसको अपनी न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम बना रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर चीज को अपने टेक्नोलॉजी में यूज कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के घर में तो फैन देखे होंगे, फैन जो है आप सभी के घर में होगा फैन। क्लियर है? आप फैन जो होता है, आप उसमें देखेंगे पंखे में क्या लगा रहता है? विंग्स लगा रहता है। क्लियर है? पंखा लगा रहता है, पंखे में पंखा लगा रहता है। ये तो वही हो गया। और इसमें क्वाइल लगा हुआ रहता है। फिर इसमें विंग्स। क्लियर है? क्वाइल। फिर इसमें हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमें पढ़ना होगा इसको स्विच जब ऑन करते हैं तो ये फैन क्या होता है? चलने लगता है, स्विच। तो ये सारे चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद जब इस सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, तो उसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग? ये सारी चीजों अगर हम अलग अलग पढ़ लेंगे, तो फैन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि फैन एक्चुअली में रोटर कैसे कर रहा है। क्लियर है? विंग्स के बारे में, विंग्स का क्या रोल है फैन में, कॉइल का क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, स्विच का क्या रोल है, इस सारी चीजों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ लेंगे और उसका यूज करेंगे। और जैसे हम लोग स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या किया, समझ लिया। अगर हम स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिए, तो इसका यूज भी करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। जैसे आपके मोबाइल में स्विच लगा हुआ है, जिससे अपने मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं, बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ के, नहीं कि ये नहीं कि मोबाइल के अलग से स्विच का डिस्कवरी किया गया। जैसे लैपटॉप यूज कर रहा है, उसमें भी स्विच होता है। क्लियर है? जैसे आपका बाइक यूज करते हैं, तो स्विच ऑन ऑफ करके स्टार्ट करते हैं, वो भी आप एक, मतलब स्विच का प्रॉपर्टी समझ के हम सारी सभी जगह पर यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। क्लियर है? तो ये क्या हुआ है, हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया और अलग अलग चीजों पे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार ले लेते हैं और कार का मैकेनिज्म समझना हो, तो क्या करेंगे, हम पहले उसमें जो व्हील लगा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो इंजन लगा हुआ है,
उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, और कार जो है रोड पे कैसे चलती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे चीजें क्या है, एक बार में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अलग व्हील का अलग स्टडी करेंगे, व्हील का क्या रोल है, इंजन का क्या रोल है अलग स्टडी करेंगे, बॉडी का क्या रोल है अलग स्टडी करेंगे। और इस सारे को अगर एक साथ मिला के अगर एक साथ समझ लेंगे अलग अलग, और उसके बाद क्या हो जाएगा वो, उसमें पेट्रोल जो यूज करते हैं पेट्रोल का क्या रोल है, तो सारी चीज को हम लोग स्टडी करके कार का मैकेनिज्म समझ जाएंगे कि कार कैसे वर्क करता है। और उसके बाद हम अलग अलग में उस सारे पार्ट का जब मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाएगा तो अलग अलग जगहों पे हम यूज करेंगे। दैट इज रिडक्शन। आई होप रिडक्शन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है? एक्चुअली हम लोग फिजिक्स दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो दोनों तो सिमिलर है? नहीं, सिमिलर नहीं है। ये माइक्रो है, ये माइक्रो है। क्लियर है? माइक्रो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बड़े बड़े चीजों के बारे में, जैसे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये क्या है सर, इतने बड़े वर्ड वर्ड का आप यूज कर रहे हैं नाम। मैकेनिक्स जिसमें हम लोग जो कार का मोशन के बारे में पढ़ेंगे, आदमी का मोशन, बारिश का जो बूंदे गिर रही है उसका, बोट का मोशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स के एनालिसिस करेंगे। ये सारे को माइक्रो फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जब न्यूक्लियर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जब हम चीजों का स्टडी करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो फिजिक्स को आप देखिए, इसके बारे में सब कोई जानता है, ये थोड़ा क्वांटम लेवल पर चला जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल पर। तो इसको जो बोला गया है, इसको बोला गया, ये माइक्रो फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है? अब चलिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे सर? मोशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेब, वेब ऑप्टिक्स, लाइट ऑप्टिक्स। क्लियर है? थर्मोडायनामिक्स में हम लोग गैस फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से फ्लूइड क्या है, देखिए फ्लूइड का मतलब होता है, वही नहीं सर, लिक्विड नहीं, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस। मैंने एंड बोला है, वर्ड पे ध्यान रखिएगा। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो वर्ड पे ध्यान रखना जरूरत है। एंड मतलब दोनों, और मैंने नहीं बोला। और इसका मतलब है या तो लिक्विड या तो गैस, अगर ये बोलता या तो लिक्विड या तो गैस, मैंने एंड बोला है। एंड का मतलब होता है लिक्विड और गैस दोनों, दोनों का प्रॉपर्टी को फ्लूइड बोला जाता है। दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। जब भी फ्लूइड बोला जाए इसका मतलब लिक्विड और गैस के दोनों के बारे में बोला जा रहा है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है? देखिए, आप जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हमने स्टडी किया सिलिकॉन के बारे में। और सिलिकॉन के बारे में जब स्टडी किया तो हमें एक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, तो हमने एक नया चीज बनाया, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारे चीज का इन्वेंशन हुआ, जिससे हम आज इजिली हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी को हमें क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ये नया नया टेक्नोलॉजी दे रहा है हमें। एक सिलिकॉन और सेमी कंडक्टर के बारे में स्टडी करके हमने नया नया चीजें बना रहे हैं। आज हमारे सोसाइटी में मोबाइल फोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है? एक चीज हम सेमी कंडक्टर एंड
इसके बारे में हम लोग जाने और ये सारे इन्वेंशन हो पाया। नो डाउट उसमें अलग अलग मटेरियल भी यूज हुआ है और मेनली ये सारी चीज पॉसिबल जिससे हम लोग चिप बना पाए, जिससे हम लोग अब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप देखते, अगर आप देखेंगे, पहले जो इतने बड़े बड़े डिस्क होते थे, फ्लॉपी होते थे गाने डालने के लिए, मूवी डालने के लिए, और आज हमें पता है ये छोटा सा, इतनी छोटी सी मेमोरी कार्ड में कितना ज्यादा हम लोग डाल सकते, गाना, मूवी, कितना सब चीज। ये सब पॉसिबल है क्यों? क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन के बारे में स्टडी किया, जाना, और ये फिजिक्स से पॉसिबल है। तो हमारी सोसाइटी को कितना चेंज कर दिया। एक हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ, ये पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, तो हमने आज हीट इंजन, और हीट इंजन का आपने पता है, कार, बाइक, ट्रक, बस, ट्रेन, ये सारे हीट इंजन पे पॉसिबल है। ये एरोप्लेन, रॉकेट, ये सारे हीट इंजन पे पॉसिबल है। एक लॉ से हमने ये सारे चीज कर पाए, और आज हमने रॉकेट के थ्रू मून को स्टडी कर रहे हैं। ये सारे पॉसिबल क्या है? एक लॉ से पॉसिबल है। तो ये लॉ हमारे सोसाइटी में कितना चेंज ला दिया। ये जो आप न्यूक्लियर बम जो बना है, ये सारे फिजिक्स का देन है। समझ पा रहे हैं? इतना सारा चीज है। ये जो बंदूक गोली जो चलती है, ये सारे क्लियर है, ये सारे फिजिक्स का देन है। तो आप समझ सकते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से कितना क्लोजली रिलेशन है, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा सोसाइटी के लिए। हीट इंजन जैसे ट्रैक्टर बन गया, एकड़ का एकड़, पहले हम लोग खेत कैसे जोतते थे? हर बैल से। आज हम खेत कैसे जोतते हैं? ट्रैक्टर से। क्यों? क्योंकि हीट इंजन का देन है ये, जिससे हमने ट्रैक्टर बनाया। और ट्रैक्टर क्या है? एकड़ का एकड़ खेत एक दिन में इजिली जोत सकता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉसिबल क्यों है? फिजिक्स के कारण। तो सर इतना चीज पढ़ना है फिजिक्स में, तो बहुत ही वास्ट है। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इस सारे चीज जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इस सारे चीज को अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। आप इजिली तरीका से किसी को समझा सकते हैं, किसी को पॉसिबल है, किसी को डिलीवर कर सकते हैं। वो है आपको मैथ। मैथ, फिजिक्स और मैथ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ के साथ फिजिक्स को इजिली समझा जा सकता है। हम आगे बताएंगे कि फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन है। हमारे नेचर में फंडामेंटली हमारे नेचर में चार फोर्स अवेलेबल है। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, यही चार फोर्स एग्जिस्ट करता है फंडामेंटली। क्लियर? ये चार फोर्स ही फंडामेंटली हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। इन चारों फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। आने वाले सिलेबस, जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें धीरे धीरे कर करके एक एक करके सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मेनली फंडामेंटली चार फोर्स अवेलेबल है। कौन कौन फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? चलिए फिजिक्स और मैथ के साथ क्या रिलेशन समझते हैं। अगर फिजिक्स आइडिया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, तो फिजिक्स को अगर किसी आइडिया को आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो कैसे शेयर करेंगे? आपको शेयर करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। सर हम हिंदी में शेयर करेंगे, इंग्लिश में शेयर करेंगे, अदर अपना नेटिव लैंग्वेज में शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर ये सारे लैंग्वेज में अगर फिजिक्स को समझाने जाएंगे तो बहुत टफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलने गए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप बोलेंगे, आपको कुछ इस तरह से बोलना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में आप बोलते हैं
the force between आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। The force between two particles is directly proportional to directly proportional to product of mass and inversely proportional to the square of distance between them। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। बट आप फिजिक्स के थ्रू अगर यही चीज आप मैथ अगर आपको पता है तो आप ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। इतना बड़ा लॉ हम इतनी छोटी सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हाँ, इतना छोटा लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम। ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी है, बस हम इतना बोलेंगे और हमारे काम जान जाएगी। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। सर इतना का मतलब इतना ही होता है? हाँ, हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, अगर हमें पता है कि ये आपके पास एक रड है, इसका लेंथ मान लेते हैं हमने दिया हुआ है 5 मीटर और एक यूनिट ये जो है इसका मास आपको दे दिया स्मॉल एम। क्लियर है? एक यूनिट का मास आपको क्या दे दिया? स्मॉल एम। और आपसे पूछ लिया कि बताओ इस रड का टोटल मास कितना होगा। आपको ताजुब होगा। आप एक इंटीग्रेशन के हेल्प से आप इस रड का पूरा मास निकाल सकते हैं। अगर ये रड अगर ये रड क्लियर है, अगर ये रड इस तरह से अगर वेरी इस तरह से मोटा पतला हो रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। तो ये इजिली आप कैसे निकाल सकते हैं? मैथ की हेल्प से। तो मैथ जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है। फिजिक्स को अगर आप सोसाइटी को किंग बोलते हैं, जो इतना सारा चीजें आपको दे रही है, तो मैथ उसका क्वीन है। यानी अगर फिजिक्स किंग है किंग है तो मैथ क्या होगा? क्वीन है। यानी किंग जो क्वीन के बिना ना अधूरा है। क्लियर? मैन, जिस तरह से मैन वोमन के बिना अधूरा है, शंकर पार्वती के बिना अधूरा है, जो है मैथ के बिना अधूरा है। तो अगर हमें फिजिक्स जो समझना है, ये सारे चीजों और ये जो आज का लॉ जो आपको इंटरेस्ट आया हो और इसके बारे में हमें समझना है, तो हमें उसके लिए मैथ को समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अगली जो लेक्चर होने वाली है मैथ पे होगी, बेसिक्स ऑफ मैथ। अगली लेक्चर जो होगा बेसिक्स ऑफ मैथ। मैथ इसका सीरीज आने वाला है।
और ये फॉर फिजिक्स के लिए है, फॉर फिजिक्स। ये अलग से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये जो लेक्चर देखने वाले हैं नीट का होंगे, नीट का भी स्टूडेंट होंगे, और नीट के स्टूडेंट को मैथ नहीं पढ़ना होता है। तो ये वो सर, अगर हमें मैथ नहीं पढ़ना होता है तो क्या सर बेसिक्स ऑफ मैथ का पूरा लेक्चर देख लेंगे? तो क्या हमें 11th और 12th का मैथ, सॉरी 11th और 12th का फिजिक्स समझ में इजी हो जाता? बिल्कुल। अगर आप बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो फॉर फिजिक्स के लिए हम यहाँ पे आने वाली है, अगर आप उस पूरा को देख लेते हैं नीट वाले कैंडिडेट, तो आपको अलग से कोई मैथ की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सफिशियंट है। 11th और 12th का फिजिक्स समझने के लिए सफिशियंट है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मुझसे पढ़िए या कहीं और जाके पढ़िए फिजिक्स, कहीं भी पढ़िए, नो मैटर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली बना के लें। आप इवन आईआईटी, जो आईआईटी के बच्चे जिस तरह से फिजिक्स सॉल्व करते हैं, उस तरह से आप भी सॉल्व कर पाएंगे नीट वाले। तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए ये मैं अलग से एक क्या करने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए लाने वाला हूँ। तो ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर यही बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, आपको अगर एनसीईआरटी अगर कोई भी बुक फॉलो करते होंगे तो इसके बाद वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट कुछ आप फिजिक्स के बारे में समझ ले, आइडिया हो जाए, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि आपको फिजिक्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारे यूनिट्स है, उसका जो यूज होता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो फंडामेंटल है वो सारे को हम हर चैप्टर बाय चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो भी फंडामेंटल यूज होगा वो सारे बाय चैप्टर हम बताते चलेंगे। क्लियर है? ताकि आपको दिक्कत ना हो, और एक बार जब आपको जब अच्छे से नॉलेज हो जाएगा फिजिक्स का, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्किप कर दिया, नहीं, कुछ नॉलेज हो जाए फिजिक्स के बारे में, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूज अगर आपको किसी चैप्टर में पढ़ने वाली है, उसका बेसिक्स मैं पहले क्लास में बता दूंगा, जिससे आपको आगे की क्लास समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? अगर आपको ये लेक्चर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बताइए, यहाँ से पे फिजिक्स का नया सीरीज चालू हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। हाँ, ये जो लेक्चर है आपको सर्च करना है, आपको यूट्यूब पे या गूगल पे जाके मैथ बाय सुबोध गुप्ता, इतना सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां पे आपको पता है क्या करना है, सारे लेक्चर अवेलेबल है, और कोई कॉस्ट नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।